लर्निंग विद यूट्यूब पर आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज आपके सामने एक नई क्लास यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए टेंथ क्लास साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास है आज आपके लिए। तो आप जैसे तैयारी लगातार कर रहे हैं वैसे ही तैयारी आप लगातार करते रहो और हम भी आपके साथ बने रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो आपका जो साइंस का एग्ज़ाम है उसको और इम्प्रूव कराने के लिए मैं आपके सामने फिर एक नई क्लास लेकर आया हूँ लर्निंग विद यूट्यूब पर। तो आज मैं 2023 का जो बोर्ड का पेपर हो चुका है तो 2023 का मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो मैंने लगातार अनशॉर्ट पेपर हम करा रहे हैं, पीछे ही मैंने अनशॉर्ट पेपर का एक पेपर करा दिया है। आज भी मैं आपके सामने एक नई क्लास अनशॉर्ट पेपर की लेकर आया हूं, ठीक है। तो बच्चे आज फिर एक नई क्लास बनाते हैं हम। तो देखो ये मैं जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ ये करा रहा हूँ 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था। ये 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है। क्लास 10 की बात कर रहे हैं, अपनों क्लास 10 की बात कर रहे हैं बच्चे, क्लास 10 की बात कर रहे हैं। देखो 824 EU से आया था। अब देखो जैसे कि आपको पता होना चाहिए और ये बात सब टीचर लोग बताते भी और हम भी बता रहे हैं इस वाली बात को कि बच्चे सबसे पहले आपको जो रोल नंबर होगा वो आपको रोल नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको जो नाम होगा वो आपको नाम डालना होगा, ठीक है। पूर्णांक 70 का होता है और बच्चे आपका जो टाइमिंग मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। निर्देशांक की अगर बात करते हैं तो बच्चे प्रारंभ के 15 मिनट वही पेपर पढ़ने के लिए होते हैं और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा। खंड आ और खंड बा। खंड आ जो होगा उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जबकि खंड बा जो होगा उसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। सॉरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं, उसमें आपके जो होंगे वो आपके न्यूमेरिकल और लैंग्वेज वगैरह होंगे, ठीक है। खंड आ तथा खंड बा में 3 उपखंड होंगे। खंड आ होवे और खंड बा होगा उसमें भी 3 उपखंड होंगे। पहला उपखंड जो होगा वो होगा फिजिक्स का, दूसरा उपखंड होगा वो होगा केमिस्ट्री का और तीसरा उपखंड जो होगा बच्चे वो होगा आपका बायोलॉजी का, ठीक है। तो देखो सही प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट पहुंचते हैं अपने अभ्यास पर, कैसे हम इस पेपर को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चे पहला प्रश्न है, देखो आपके सामने, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होगा। हाँ ये है, देखो खंड आ स्टार्ट हो गया है, खंड आ में हमने स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चे देखो खंड आ स्टार्ट हो गया। खंड आ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। खंड आ में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बच्चे। उसके भी 3 खंड बनाए गए, खंड का, खंड गा और खंड का खा गा। खंड का में फिजिक्स होगा, खंड गा में केमिस्ट्री होगा, खंड खा में केमिस्ट्री होगा और खंड गा में क्या होगा आपका बायो होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, खंड का स्टार्ट हो गया। किसी वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है। किसी वस्तु से बड़ा है, लिख रहा है बच्चे बड़ा। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होगा। क्या समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा या गोले दर्पण होगा? समतल दर्पण नहीं होगा, गोले दर्पण भी नहीं होगा। तो बच्चे इन दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव कौन सही है देखते हैं हम। तो बेटा मैं ये जो बनता है मैंने बना लिया बच्चे उत्तल दर्पण, ये बना लिया है मैंने उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो बच्चे यहाँ पे M1 माना जाता है, यहाँ पर M2 माना जाता है। यहाँ पे बिंदु मान लेंगे P और यहाँ पे एक मैंने खेल दिया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर यहाँ पर होता है मुख्य फोकस F और यहाँ पे वक्रता कैंसी, यहाँ पे होता है अनंत। तो मैं अगर वस्तु को ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच रखूँ और कोई किरण अगर मैंने है बिंदु मान लिया है, अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष, कोई भी आपती किरण मुख्य के सवाल डालते हैं टकराने मुख्य फोकस होकर चली जाती है, या कोई सी किरण वक्रता कैंस सी में डालते हैं, वक्रता कैंस सी में जाते हैं तो उसी दिशा पर क्या हो जाती है, वापिस हो जाती है। तो बच्चे ये प्रकाश किरण काट नहीं सकती क्योंकि दूर जा रही है। इन दोनों प्रकाश कणों को बिल्कुल पीछे खींचेंगे। कहाँ खींचेंगे? पीछे खींचेंगे। देखो ये मैंने खींचा तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब बना बेटा दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे। तो किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो बनते हैं बच्चे, आभासी प्रतिबिंब जो बनते हैं वो दर्पण के पीछे ही बनते हैं। दर्पण के पीछे बन जाए या फिर हमारे पास लेंस में वस्तु के साइड में बन जाए तो आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं दर्पण के पीछे बनते हैं। तो बच्चे कह रहा है बड़ा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, बनने वाला दर्पण होगा, वो दर्पण कौन सा होगा? तो बच्चे दर्पण क्या सा दर्पण है बताओ? ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चे? दर्पण है हमारे पास अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच में कोई अगर वस्तु रखते हैं तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है आभासी जो होता है, कैसा होगा बच्चे? आभासी होता है और दर्पण के पीछे होता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया? अवतल। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होगा। दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। अगले क्वेश्चन की बच्चे बात करते हैं। देखो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उस भाग का नाम क्या होता है? तो बच्चे ये है परितारिका, इसको बोलते हैं हम आइरिस, क्या बोलते हैं? आइरिस, ठीक है। और बच्चे देखो
ये हमारे पास दृष्टिपटल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिना, इसको बोलते हैं हम रेटिना, सही है। और यह है पुतली, और बेटा पुतली को जो बोला जाता है, पुतली को बोला जाता है नेत्र तारा, इसको बोला जाता है नेत्र तारा, नेत्र तारा, ठीक है। और ये आया कॉर्निया। अगर हम नेत्र की बात करें, नेत्र अगर हम इस टाइप से, अगर नेत्र हम बनावे इस टाइप से नेत्र, तो बेटा ये देखो, ये अगर हम इस टाइप से नेत्र बनावे तो बच्चे देखो, ये नेत्र हमने बना लिया, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे जो लगा होगा ये इस टाइप से, देखो ये इस टाइप से लगा हुआ है, इस वाले भाग को जो बोलेंगे वो बोलेंगे हम रेटिना, क्या बोलेंगे, रेटिना, ठीक है। इस वाले भाग को बोलेंगे वो बोलेंगे आइरिस, क्या बोलेंगे, आइरिस। जबकि पुतली और नेत्र तारा जो होता है वो बच्चे यहाँ होता है। इस वाले भाग को जो बोला जाएगा, देखो इस वाले भाग को जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा नेत्र तारा, क्या बोला जाएगा, नेत्र तारा, नेत्र तारा, ठीक है। और अब क्या रह गया, कॉर्निया। कॉर्निया जो होती है ऊपर सबसे आगे वाला भाग जो होता है, आँख का जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बच्चे कॉर्निया, क्या बोला जाता है, कॉर्निया। तो क्या रहा है, कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनता है, तो इसका प्रतिबिंब जाकर बनता है बेटा रेटिना पर, कहाँ जाकर बनता है, रेटिना पर। तो क्या रहा है, रेटिना को बोला जाता है दृष्टिपटल, दृष्टि माने होता है देखना, पटल माने परत, यानी कि देखने वाली परत। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के द्वारा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, तो बच्चे वो क्या होता है, वो रेटिना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। आरिस ऑब्जेक्ट, ये भी गलत हो गया, पुतली भी गलत है, और बताइए दृष्टिपटल जिसको बोलते हैं रेटिना, ऑब्जेक्ट कौन सही हो गया बेटा, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रतिबिंब से गुजरने पर, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रतिबिंब से गुजरने पर अधिकतम विचलन होता है, अधिकतम विचलन होगा। तो बेटा ये कांच का प्रतिबिंब मान लिया, ये देखो ये क्या है, कांच का प्रतिबिंब है, ठीक है। कांच के प्रतिबिंब की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे है श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश के सामने अगर हम वस्तु को जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रतिबिंब से गुजारते हैं, तो प्रतिबिंब के सामने रखा सफेद पर्दा, प्रतिबिंब के सामने रखा सफेद पर्दे पर 7 रंग की पट्टी बन जाती है, 7 रंग की पट्टी बन जाती है। ऊपर वाली पट्टी जो होती है बच्चे वो होती है लाल, कैसे होती है, लाल। जबकि नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है बेटा बैंगनी, कैसे होता है, वो होता है हमारे पास बैंगनी, ऐसे लिख दो चलो, वो होता है बैंगनी। तो कह रहा है सबसे ज़्यादा तो ऐसी कौन सी किरण है जिसने सबसे ज़्यादा अप डाउन करा है। देखो बात को समझो, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रतिबिंब से गुजरने पर अधिकतम विचलन होता है, कौन सा रंग कांच के प्रतिबिंब से गुजरने पर अधिकतम विचलन होता है। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो विचलन होगा वो कौन से रंग का होता है बच्चे, वो किसका होता है, बैंगनी का होता है। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा मिल जाएगा, इसका बैंगनी मिल जाएगा। आगे की अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक विद्युत केतली से होकर प्रभावित धारा को दोगुना कर देने पर, देखो एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, तो बेटा हम जानते हैं H बराबर एक फार्मूला होता है, H बराबर होता है बच्चे, H बराबर होता है I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 देखो कितना होता है, अपॉन 4.2, ठीक है। यदि मैं लिख रहा हूँ, यदि R बे टी कैसे हो जाए, मैं बताती हूँ आपके पास, कांस्टेंट हो जाए मैं, कैसे हो जाए मैं, कांस्टेंट, यानी कि कैसा होता है, स्थिर हो जाए मैं, स्थिर हो जाते हैं, हो जाए तो H समानुपाती हो जाएगा बेटा I स्क्वायर के। बेटा H जो होता है ये होता है विद्युत ऊष्मा, ये क्या होता है, विद्युत ऊष्मा होता है, और विद्युत ऊष्मा डिपेंड जो करता है I स्क्वायर RT अपॉन 4.2। यदि R बे टी को मैंने अगर कांस्टेंट मान लिया तो H समानुपाती हो जाएगा I स्क्वायर के, किसके समानुपाती हो जाएगा, I स्क्वायर के। अब बच्चे सवाल कह रहा है कि एक विद्युत केतली से होकर गुजरने वाला विद्युत धारा को 2 गुनी कर दिया जाए, विद्युत धारा कितनी गुनी कर जाए, 2 गुनी कर जाए, तो धारा का मान है वो कितनी गुनी कर दिया जाए, 2 गुनी कर दिया जाए, ठीक है। तो बेटा H समानुपाती 2 गुनी कर दें, धारा का मान 2 गुना कर दें, धारा का मान इस टाइप से, तो H जो समानुपाती हो जाएगा वो हो जाएगा 4I स्क्वायर। यदि विद्युत धारा का मान 2 गुना कर दें, यदि विद्युत धारा का मान कितना गुना कर दें, 2 गुना कर दें, तो बेटा ऊष्मा का मान कितना गुना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4 गुना, कितना हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, 4 गुनी हो जाएगी विद्युत धारा, सही है। तो सवाल क्या कह रहा है, एक विद्युत केतली से होकर प्रभावित विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो ऊष्मा का मान हो जाएगा आधा,
2 गुना 4 गुना करेक्ट, सही है। कितना हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। अगला सवाल की अगर हम बात करते हैं बच्चे, अगले सवाल की अगर हम बात करेंगे, देखो आगे लिख रखा है एक विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा, सबसे अधिक उपयुक्त होगा। गलत लिख रखा है बेटा, यहाँ पे सबसे अधिक क्या होगा, उपयुक्त होगा। पीतल, मुलायम लोहा और एल्युमिनियम या स्टील। देखो ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी जो हमारे पास जो क्रोड बनी होती है, काय की बनी होती है बेटा, वो मुलायम लोहे की बनी होती है, नहीं मुलायम लोहे की। तो कह रहा है एक विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है, सबसे उपयुक्त धातु है ऐसा मानो। तो बेटा सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होगी, वो होगा हमारे पास मुलायम लोहा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। तो बच्चे ये दर्पण दे रखा है, ये जो लेंस दे रखा है, ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है, सही है। अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है मुख्य अक्ष, यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2 और यहाँ पे क्या होता है F1 होता है। अब बच्चे अब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती है तो टकरा के इधर चली जाती है, कहाँ जाती है, इधर चली जाती है। इस किरण को अगर हम पीछे खींच देंगे तो कहाँ जा रही होती है, वक्रता के वो सॉरी मुख्य फोकस F में जा रही है, मुख्य फोकस F में जा रही होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन पर कहाँ मुख्य फोकस में होकर जाते हुए क्या होती है, पीड़ित होती है। तो इसका जो इस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। तो बच्चे ये मुख्य अक्ष का समांतर प्रकाश किरण है, लेकिन मुख्य फोकस होकर चली गई, लेकिन ये गलत है बिल्कुल, रूल्स ये भी गलत है। तो बेटा ऑप्शन कौन सी होगा, बट ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे बच्चे, विद्युत मोटर बेटा यहाँ पर मोटर होना चाहिए था। विद्युत मोटर का उपकरण जो परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर जो होती है वो किस चीज को है, वो कौन सी ऊष्मा को परिवर्तित करता है, तो वो विद्युत ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखो विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये जो करता है बच्चे, ये करता है हमारा डायनोमा। कौन करता है, ये डायनोमा, ये करता है डायनोमा, ठीक है। उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये करता है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, तो उसमें ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो करता है हीटर, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो करता है हमारे पास विद्युत मोटर। कौन करता है, विद्युत मोटर। तो बच्चे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन देखो, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि बच्चे यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा वो करता है डायनोमा। उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा वो करेगा थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, और विद्युत ऊष्मा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करेगा वो करता है हीटर। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगले सवाल पर पहुंचते बच्चे, शुद्ध वायु है। देखो धातुओं का मिश्रण नहीं होगा और उपयुक्त में से कोई ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से एक उत्तर होगा बेटा। यौगिक जो होते हैं, यौगिक का मिश्रण भी नहीं होगा, क्योंकि वायु जो होता है, वायु के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें अल्प मात्रा में मिली होती हैं, अल्प मात्रा में क्या होती हैं, मिक्सचर होती हैं, अल्प मात्रा में मिश्रण होती हैं। तो बेटा शुद्ध वायु के अंदर ये गैसें मिश्रण होती हैं, ठीक है, ये गैसें मिश्रण होती हैं। और बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो मिश्रण होता है वो एक सममांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, सममांगी मिश्रण होता है, सममांगी मिश्रण होता है, ठीक है, सममांगी मिश्रण। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो मिश्रण होता है सममांगी मिश्रण होता है। तो वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही पाई जाती है, और इन सबका मिश्रण क्या होता है, एक सममांगी मिश्रण होता है। तो बेटा शुद्ध वायु है क्या, एक सममांगी मिश्रण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एल्कीन वो होता है जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया था, उसको क्या बोलते हैं, उसको एल्कीन बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो चेक करते हैं, देखो ये क्या है हमारे पास C3H6, इसका चित्र बनाते हैं तो बेटा CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड और बेटा CH,
एक काम करते हैं, कार्बन 3 है तो है लेते हैं CH और डबल बॉन्ड CH2, क्या लेते हैं CH2। तो बच्चे कार्बन कितने हो गए 3, H कितने हो गए 6 और डबल बॉन्ड, ठीक है। ये भी एल्किन दिखाई दे रहा है अभी। जबकि C2H2 का चित्र बनाएंगे तो बच्चे ये बनेगा हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्किन नहीं है। कार्बन कार्बन बीच में अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किन बोलते हैं, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। अगली अगर बात करेंगे, ये क्या लिख रखा है C3H8, तो C3H8 CH3 CH2 CH3 C 3 होगा और H 5 और 3 8, ये भी नहीं है, ये एल्किन है बच्चे। C4H10 तो CH3 CH2 CH2 और CH3, इसमें भी कहीं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा, तो बच्चे एल्किन है। एल्किन ये है जिसका नाम है प्रोपीन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बच्चे प्रोपीन। तो प्रोपीन एल्किन किसे बोलेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये भी हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम है प्रोपाइन, सॉरी इसका नाम है एथाइन, इसका नाम क्या है एथाइन, इसका नाम है प्रोपेन और इसका नाम है ब्यूटेन। तो बेटा जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है वो कौन है, वो क्या है एल्किन है। तो इन चारों में इसके अंदर क्या पाएगा, वहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाएगा, तो बेटा एल्किन है C3H6। शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है बच्चे, शुद्ध जल का pH मान जो होता है कितना होता है 7 होता है। उदासीन विलयन जो विलयन होते हैं बच्चे, उदासीन विलयन जो होते हैं, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, का pH मान होता है बच्चे 7। जबकि अम्लीय विलयन की बात करेंगे, अम्लीय विलयन का जो pH मान होगा, अम्लीय विलयन का pH जो होगा वो होगा हमारे पास 7 से कम, ठीक है, 7 से कम। किससे कम होगा बताओ, चलो लिखेंगे बेटा, pH जो होगा वो होगा हमारे पास 7 से कम, ठीक है। और क्षारीय जो विलयन होंगे हमारे पास, क्षारीय विलयन का जो pH होगा, का pH जो होगा वो होगा 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो बेटा और जल जो होता है, जल क्या होता है, जल जो होता है उदासीन विलयन होता है। उदासीन विलयन के अंदर pH का मान कितना होगा बच्चे, वो कितना होगा 7 होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो कॉलम ए तथा कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों का अनुप्रयोग से कीजिए। पदार्थों के अनुप्रयोग से क्या करना है, ठीक है। तो देखो मिलन करना है। देखो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका उपयोग मूर्तियों के निर्माण में, खिलौनों के निर्माण में, मूर्ति बनाने में, और क्या बोलते हैं टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर करने में किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और बेटा मूर्ति जो बनाई जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है, क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम से बनाया जाता है, और जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्म बनाता है, जिसके इसलिए मूर्ति वगैरह जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, वो बनाई जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। जबकि कास्टिक सोडा का जो निर्माण होगा वो साबुन बनाने के निर्माण में होगा, क्योंकि साबुन बनाने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, उच्च वर्षीय कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो बेटा ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये क्या है, एक पीड़ितीय अम्ल है बच्चे, क्या है ये पीड़ितीय अम्ल। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये क्या बताओ, एक कीटनाशक है, क्या है ये कीटनाशक। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है जो कि यूज करके आता है चेहरे वगैरह पर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि लेडीज़ वगैरह जेंट्स वगैरह अपने चेहरे पे इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि वो कीटों को मारता है, ठीक है। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है बेटा, कीटनाशक होता है, सही है, कीटनाशक, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंजिंग चूड़, सही है। चलो मिलन करते हैं। तो नंबर जो आ का जो मिलन होगा बच्चे, आ का जो मिलन होगा वो होगा हमारे पास 2 से, और बा का जो मिलन होगा बच्चे, बा का मिलन होगा हमारे पास 1 से, और सा का जो मिलन होगा बच्चे वो होगा 4 से, और जबकि दा का जो मिलन होगा बच्चे वो मिलन होगा हमारे पास 2 से, नहीं दा का मिलन होगा हमारे पास 3 से। किस होगा, 3 से। तो एक का आ का 2 देखो, आ का 1 ये भी नहीं है, आ का 4 ये भी नहीं है, और छोटा आ का ये भी नहीं है बच्चे, तो ये सही है ऑप्शन। देखो जबकि बा का कितना होगा, 1 होगा, सा कितना होगा 4 होगा, और दा कितना होगा बच्चे हमारे पास 3 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं बच्चे। देखो निम्नलिखित में से असंतर कार्बन यौगिक क्या है बेटा, असंतर कार्बन यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, ठीक है। कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो बेटा उसको बोला जाता है संतृप्त, क्या बोला जाता है, संतृप्त, ठीक है। कार्बन बीच में अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है या फिर कार्बन बीच में कितना बॉन्ड पाया हुआ, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा असंतृप्त,
क्या बोलते हैं, असंतृप्त। जबकि इसमें जो लिख रखा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड हो गए, कार्बन कार्बन बीच में फिर डबल बॉन्ड हो गए तो असंतृप्त है, कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी असंतृप्त है, परंतु कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, संतृप्त होगा। जबकि बेटा यहाँ पे जो दे रखा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दे रखा, इससे कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दे रखा, ये ऑप्शन में क्या हो गया होता है हमारे पास, गलत हो गया। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन बीच में दे रखा है, इसको ओपन करेंगे CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, तो बेटा कार्बन कार्बन बीच में बॉन्ड है तो ऑप्शन कौन सी हो गई, ये सही हो गया। यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होते हैं, वो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं बेटा। तो असंतृप्त कार्बन यौगिक कौन सा है बेटा, ये वाला, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो अगला क्वेश्चन में लिख रखा है निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। तो देखो बेटा, जो नीले लिटमस बिलियन को, नीले लिटमस बिलियन को, लिटमस बिलियन को, बिलियन को क्या कर देता है बच्चे, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल। वो सभी क्या होते हैं, वो सभी होते हैं अम्ल। क्या होते हैं, अम्ल। और मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज जो होता है नीले लिटमस बिलियन को क्या कर देता है बच्चे, वो क्या कर देता है, लाल कर देता है। सही है, तो मेथिल ऑरेंज जो होता है वो नीले लिटमस बिलियन को लाल कर देता है, तो बेटा वो जो होते हैं अम्ल होते हैं। देखो ये साल्ट है, ये क्या है, साल्ट यानी कि लवण। ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, जबकि ऑप्शन ये सही है क्योंकि ये क्या है, ये अम्ल है। क्या है, ये अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे एसिड, तो ऑप्शन ये सही है। KOH ये क्षार है, क्या है, क्षार, जिसको बोलते हैं हम बेस। और बेटा ये भी कैसे प्रकृति का होता है हमारे पास, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा का एक नवीनीकरण ऊर्जा, बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है ऐसे, नवीनीकरण ऊर्जा का एक परावर्ण हितैषी स्रोत है। तो बेटा इसमें ऑप्शन जो मिलेगा वो आपको मिलेगा बेटा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या करती है, यहाँ पर नवीनीकरण ऊर्जा है जो कि प्राकृतिक गैस है और सभी को क्या करती है, समेटती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, पवन ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल जो साइंटिस्ट हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो बेटा मेंडल ने जो है अनुवांशिक की खोज की थी और उन्होंने मटर के पौधे को प्रयोग किया था। तो मेंडल जो साइंटिस्ट हैं, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, जो कि जिन्होंने मटर के पौधों पर अनुवांशिकता की खोज की थी। सही है, तो अनुवांशिकता के बारे में मेंडल ने बताया था। तो बेटा मेंडल प्रसिद्ध हैं किससे, अनुवांशिकता के क्षेत्र में, अनुवांशिकता के क्षेत्र में। जबकि सजनिकी क्या है, ये अनुवांशिकता की क्या बताओ हमारे पास एक शाखा है। क्या है, ये एक शाखा। डीएनए की खोज की अगर बात करें तो डीएनए की खोज की थी बार्टसन एवं क्रिक ने। किससे की थी, बार्टसन एवं क्रिक ने, बार्टसन एवं किसने, क्रिक ने। और जबकि जैव विविधता का संरक्षण की बात करेंगे तो बच्चे ये करा था हमारे पास डी ब्लिंग ने। तो बच्चे देखो, तो मेंडल जो प्रसिद्ध है वो किससे है, वो प्रसिद्ध है बच्चे अनुवांशिकता के क्षेत्र से। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो बेटा शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। किस में होता है, वृषण में। तो बेटा वृषण जो होते हैं वो मादा जनन अंग होते हैं, क्या होते हैं, नहीं, वृषण जो होते हैं वो नर जनन अंग होते हैं। ठीक है, पुरुष जनन अंग होते हैं। तो बच्चे शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। काय में होता है बच्चे, वृषण में होता है। अंडवाहिनियों में, शुक्रवाहिनियों में नहीं। शुक्रवाहिनियों में तो वृषण से होते हुए शुक्राणु, वृषण से होते हुए शुक्राणु अधिवृषण में जाता है, अधिवृषण से होते हुए जाता है शुक्रवाहिनी में। तो शुक्रवाहिनी से होता हुआ जाएगा, लेकिन निर्माण का होगा शुक्राणु का। तो बेटा निर्माण जो होता है वो होता है वृषण में। ठीक है, अंडाशय में लेडीज का भाग है, यकृत में भाई ये लीवर तो अलग ही है, ये तो पॉइंट तो बिल्कुल अलग होगा, ये पॉइंट तो बिल्कुल अलग कर दो इनको, इन दोनों में से होता है। तो बच्चे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, वृषण में। सही है, कूपियाँ वायु कोष्ठिका पाई जाती हैं। तो वायु कोष्ठिका जहाँ से हम सांस लेते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो किस शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो कि केवल श्वसन के लिए हेल्पफुल होता है। तो बच्चे फेफड़े, उसका आंसर देखो। तो कूपियाँ जिसको बोलते हैं वायु कोष्ठ पाई जाती हैं, वायु कोष्ठ कहाँ पाई जाती हैं बच्चे, फेफड़े पाए जाएंगे। यकृत में नहीं, अमाशय में भी नहीं, जीभ में भी नहीं पाए जाएंगे। बेटा किसमें बताओ, फेफड़े में होंगे। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में जल का परिवहन हेतु जिम्मेदार होता है, यानी कि पौधे में जो जल को ट्रांसफर करता है, पूरे किसी जल को धरती में जल को जो ट्रांसफर करता है, यानी कि सब में जो जल को लेकर जाता है, वो ऐसा कौन सा भाग होता है पौधे के अंदर। तो बेटा पौधे के अंदर होता है जाइलम। क्या होता है, जाइलम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। रंध्रक जो होते हैं वो प्रकाश से, रंध्रक जो होते हैं ये ऐसा कोई अगर पत्ती मान लें हम इस टाइप से, पत्ती मान लें इस टाइप से, तो बेटा यहाँ क्या होता है, ये रंध्रक होता है। क्या होता है, रंध्रक। तो प्रकाश को ऑब्जर्व करने के लिए, सही है, और वायु को छोड़ने के रंध्रक होते हैं। ऐसी पित्त मज्जा होती है इसके अंदर,
और एक मलयामन भी होता है, ठीक है। ये दोनों नहीं हो सकते, तो इसलिए क्या कौन सा भाग हो जाएगा, जाइलम। एक स्वस्थ व्यक्ति में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होगा, सामान्य रक्तदाब। भाई ब्लड प्रेशर की अगर आप बात करें तो ब्लड प्रेशर कम से कम न्यूनतम मिनिमम कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर, तो बच्चे 80 होता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए बच्चे 120 यानी कि 120। तो सामान्य ब्लड प्रेशर यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो बेटा 80 से 120, जबकि है लिख रखा है बेटा 80 से 140, ये हाई प्रेशर है। क्या है ये, हाई प्रेशर। 135 तक, 100 से 135 ये भी हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर दाब है। जबकि बेटा सामान्य जो रक्तदाब होगा यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होगा बच्चे, वो क्या होगा बताओ, वो होगा हमारे पास 80 से 120 तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो अगले क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है बच्चे। बिंदेश्वर पाठक की अगर बात करेंगे तो बेटा ये विश्व प्रसिद्ध, ये बेटा विश्व प्रसिद्ध, देखो ये विश्व प्रसिद्ध भारतीय, सही है, विश्व प्रसिद्ध भारतीय पुरुष थे, जो कि चीज़ों को क्या बोलते हैं इसको, विश्व प्रसिद्ध भारतीय पुरुष थे, जो कि दान ज़्यादा करने में अपना आप को दान ज़्यादा करने में या भी पैसों को ज़्यादा दान करने में अपना आप को रुचि रखते थे। बिंदेश्वर पाठक। जेसी चौधरी की बात करेंगे तो बेटा ये आकाश इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन थे। जबकि सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे तो बेटा इन्होंने चिपको आंदोलन दिया, क्या दिया, चिपको आंदोलन में इन्होंने सहयोग करा, यानी कि इन्होंने पूर्ण भूमिका निभाई, किसने, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो बेटा चिपको आंदोलन से है ये। जबकि जेपी चौधरी जो है ये है हमारे पास आकाश इंस्टीट्यूट के CEO हैं। तो बेटा भारत के जल पुरुष की अगर बात करें, तो बेटा कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राजेंद्र सिंह। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, राजेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन से भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो बच्चे ये क्या है बताओ, राजेंद्र सिंह जो है ये जल पुरुष के नाम से फेमस है बच्चे। किसके नाम से बताइए, देखो बच्चे ये किसके नाम से फेमस है, जल पुरुष के नाम से, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब खंड स्टार्ट होगा, खंड स्टार्ट करा, खंड बा है, उसमें भी उपखंड स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे लिख रखा है बच्चे वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न होंगे सारे। देखो कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब को बोलते हैं वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला नाभिक के नामांकित किरण आरेख बनाइए, ठीक है। तो क्या रहा है, उत्तल दर्पण के द्वारा उसके ध्रुव, चलो हम ले रहे हैं बच्चे उत्तल दर्पण, ये मैंने यहाँ ले लिया उत्तल दर्पण, ठीक है, ये हमने उत्तल दर्पण मान लिया। अब उत्तल दर्पण में एक सिरा हम मान लें, एक सिरा हो गया हमारे पास M1 और एक सिरा हो गया हमारे पास M2। पेंट इधर कर देंगे, ये करते हैं हम पारे की कलाई, किसी कलाई कर रहे हैं हम, पारे की कलाई, सही है। ये वाला जो भाग होगा इस वाले भाग को बोलेंगे दर्पण का द्वारक, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बच्चे दर्पण का द्वारक, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पे बिंदु होता है P, यहाँ पे है मुख्य अक्ष, और इधर जो होगा ये यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मुख्य फोकस F, ठीक है। अब यहाँ पे वाला बिंदु जो मान लिया, इसका मान लिया मैंने अनंत, ठीक है। दर्पण कौन सा हो गया बच्चे, ये दर्पण हो गया उत्तल दर्पण। कैसे बन गया दर्पण, ये बन गया उत्तल दर्पण, ठीक है। अब सवाल कह रहा है, देखो उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव, ये क्या है, ये बच्चे ये क्या है, ध्रुव और अनंत, और यहाँ पे क्या बच्चे, ये है अनंत के बीच रखे एक बिंब, जिसको हम वस्तु बोलते हैं, कि प्रतिबिंब का बनने का वाला नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चे वस्तु कहाँ रखें, वस्तु रखें ध्रुव P और अनंत के बीच। चलो हमने वस्तु कहाँ दी, ध्रुव P और अनंत के बीच। वस्तु का नाम देते हैं A और B, वस्तु का नाम क्या देते हैं, AB, ठीक है। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, देखो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अब परावर्तन पर मुख्य फोकस में होकर चली जाती है। किसमें चली जाती है, मुख्य फोकस में होकर चली जाती है। देखो ये किसमें आ रही है, मुख्य फोकस में होकर चली जाती है। जबकि दूसरी किरण, अगर दूसरी किरण की क्या बात करेंगे, तो वक्रता केंद्र सी में डालते हैं। दूसरी किरण वक्रता केंद्र कहाँ में डालने बताओ, दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी में डालते हैं। जो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा पर क्या होती है, वापिस हो जाती है। तो ये वाली किरण कौन सी आ रही है बेटा, ये किरण जो है ये परावर्तित किरण है, ठीक है। ये भी परावर्तित किरण है और बच्चे ये भी परावर्तित किरण है। दोनों परावर्तित किरण दूर काट रही हैं, तो
तो दूर दूर का अगर हम दोनों परिवर्तित दूर काट रहे हैं और दूर की अगर हम बात करें तो बेटा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इन दोनों प्रतिबिंब का खेलने पर, पीछे खेलने पर प्रतिबिंब का बना बच्चे, प्रतिबिंब जो बना बच्चे वो ये बना। ठीक है, प्रतिबिंब का नाम रख देंगे ए डैश और बच्चे यहाँ का रख देंगे हम बी डैश। तो कह रहा है उल्टा दर्पण के द्वारा ध्रुव पी और अनंत के बीच, ध्रुव पी अनंत के बीच कोई वस्तु रखी है, रखने पर प्रतिबिंब बनने वाला नामक का चित्र आरेख बनाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब का गुण बताइए। बने हुए प्रतिबिंब का क्या बताने हैं? गुण बताने हैं। चित्र तो बन गया बेटा, अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के गुण। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के गुण। प्रतिबिंब के गुण की बात करते हैं, प्रतिबिंब के गुण। देखो तो बेटा प्रतिबिंब कंडीशन क्या है? देखो प्रतिबिंब की कंडीशन जो है बच्चे वो ये है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। सही है, पहला पॉइंट तो ये हो। दो सीधा है, कैसा है प्रतिबिंब? सीधा है। और कैसा है? छोटा है। कैसा प्रतिबिंब है? छोटा। और कैसा है? आभासी। तो बच्चे बस सवाल कह रहा है, देखो कह रहा है बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। तो बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो कैसा है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, छोटा है और सीधा है और आभासी है। ठीक है, आगे सवाल कह रहा है, बताइए वाहनों जो होते हैं, वाहनों में उत्तर दर्पण को पश्चिम दृश्य देखने के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? यानी कि जो बाइक वगैरह जो होती है हमारे पास, मोटरसाइकिल है, बाइक वगैरह, ये जितने भी हमारे पास कार होती हैं, ड्राइवर के पास में जो शीशा लगा होता है वो उत्तर दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है? वो उत्तर दर्पण होता है। उसको हम वरीयता क्यों देते हैं? तो बच्चे पीछे वाली जो वस्तु आ रही है, दूसरी जो वाहन आ रहा है उसको देखने के लिए हम उत्तर दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? पीछे से आ रही कोई भी वाहन को देखने के लिए हम उत्तर दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बच्चे उसका रीजन ये होता है कि जो पीछे वाली जो वस्तु आ रही होती है उसको वो बड़ा रूप में दिखाता है। किसके रूप में दिखाता है? बड़े रूप में दिखाता है। यानी कि वो वस्तु क्या करता है? वस्तु को अपने क्या करता है? खींचता है। तो प्रतिबिंब कैसे दिखाता है? उसमें बड़ा दिखाई देता है। तो इसका रीजन ये हो गया। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन जो 21वां क्वेश्चन था उसने बताया कि चित्र बनाना, तो आपको चित्र ये बना दिया। प्रतिबिंब बनने के गुण बताने तो गुण बता दिए। और वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि वो पीछे आ रही वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है? बड़ा दिखाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन पे। चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। तो बेटा दीर्घ दृष्टि दोष की अगर बात करें तो हमने बना लिया ये एक आंख का चित्र बना लिया। ठीक है, हमने बना लिया ये मानव नेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मान लिया पॉइंट, इस पॉइंट को मान लिया हमने, ये है नेत्र तारा। क्या है ये? नेत्र तारा। अब बच्चे यहाँ से मैंने, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे क्या रखी है? वस्तु रखी है। उस वस्तु का नाम रख दिया मैंने ओ। ठीक है, और वस्तु की दूरी पर रखी है, वो रखी है 25 सेंटीमीटर दूरी। इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है बच्चे? वो 25 सेंटीमीटर दूरी मानी जाती है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण लगी जो टकरा के रेटिना के पीछे जाकर क्या करेंगे? मिलेंगी। तो बेटा यहाँ पे ये रेटिना का ये क्या बताओ? ये वाला भाग जो है बच्चे ये है हमारे पास रेटिना। तो ये क्या बनना है? प्रतिबिंब बनना है। तो बच्चे दूरदृष्टि दोष में दीर्घ दृष्टि दोष, या हम बोलेंगे इसको दूरदृष्टि दोष। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? दूर दृष्टि दोष। देखो दीर्घ दृष्टि दोष बोल दे या दूरदृष्टि दोष बोल दे, तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु जितनी पास रहे, दूर की वस्तु तो इस पर दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती। देखो दूरदृष्टि दोष कैसे कहते हैं? चित्र बनाना, तो बच्चे चित्र तो हमने ये बना लिया, चित्र तो ये बन गया हमारे पास। परिभाषा की बात करेंगे, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो इस पर दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं इस पर दिखाई नहीं देती, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे इसलिए होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। इसका रीजन आपको ये लिखना था। सही है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आगे देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। तो बेटा निकट बिंदु कितना है? 75 सेंटीमीटर। तो बेटा बी का मान कितना दे रखा है? वो दे रखा है 75 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 75 सेंटीमीटर। निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आप आवश्यकता लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी एफ का मान क्या करना है? हमें निकालना है। सही है, जबकि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु दे रखा है बेटा, यू का मान दे रखा है। निकट बिंदु कितना मान रखा है? वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर। कितना रखा है? 25 सेंटीमीटर। नेत्र से इधर सारी प्रक्रिया इधर हुई तो कायम रहेगा हमारे पास माइनस में रखा जाएगा। तो बेटा बी का मान माइनस में और यू का मान भी कायम बती है हमारे पास माइनस में। किसका मान निकालना है? एफ का मान निकालना है। सही है, कह रहा है मुख्य फोकस का मान निकालो, फोकस दूरी का मान निकालो। तो हम जानते हैं फार्मूला लेंस के लिए होता है 1/f बराबर होता है 1/b और माइनस का 1/u। किसके लिए होता है?
ये होता है बच्चे लेंस के लिए फार्मूला, जबकि दर्पण के लिए यहाँ क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन लेंस के लिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो बेटा फोकस दूरी निकालनी है तो 1/f ऐसे रहने दो। 1/b का मान दे रखा, वो कितना रखा, -75, कितना दे रखा है, -75, माइनस, और ये भी क्या है, माइनस, ये माइनस, ये वाला माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, बटे 25, 1/25, सही है। कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो बेटा एलसीएम आ जाएगा 75, एलसीएम कितना आ जाएगा, 75, सही है। और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 75, 75 देखो, 75 75 है, 75 है, 75 दिया, 25 दिया, 75। तो इसी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा कैलकुलेशन आ जाएगी 2 है भी रहेगा माइनस, सही है। 2 ऊपर 3 में से अगर 1 हटाएंगे तो 2 रह जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा बेटा, वो भी ठीक है, नहीं है माइनस नहीं प्लस रहेगा, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। रह जाएगा 2 और नीचे कितना रह जाएगा बच्चे, रह जाएगा 75, कितना रह जाएगा 75। तो 1/f का मान जो आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा 2/75। अगर मैं f के मान की बात करूंगा तो बेटा f बराबर 1 गुणा 75, 1 गुणा 75 बराबर आ जाएगा 2f। f की मान की बात करेंगे 75 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 75 75, एक को छोड़ देंगे तो 75 बटे कितना आ जाएगा, 2 किसका मान आ जाएगा, ये f का मान आ जाएगा। हम अगर इसको भाग करेंगे तो ये कटेगा बेटा 37.5 बार, 37.5 बार। तो बेटा f का जो मान आ जाएगा बच्चे, f का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस 37.5, 37.5 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर। तो बच्चे कह रहा है कि अवस्था लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो बेटा फोकस दूरी होगी वो होगी 75 सेंटीमीटर, सही है। तो लेंस कौन सा होगा, लेंस होगा बच्चे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, तो बच्चे उत्तल लेंस के उपयोग की बात करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं बच्चे। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बेटे चालक का जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार की लंबाई कैसे होता है, समानुपाती। फर्स्ट बात तो ये हो गई कि प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई कैसे होता है, समानुपाती होता है। दूसरी बात करेंगे, प्रतिरोध जो होगा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैसे होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तीसरा अगर हम बात करेंगे, 2 पॉइंट हो गई, तीसरा पॉइंट। तीसरी अगर हम बात करेंगे, प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो प्रतिरोध जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। कैसा होता है, ताप के समानुपाती। सवाल कह रहे हैं किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों में निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध परमताप की कैसे होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। ये कौन से पॉइंट हो गए हमारे पास, 4 पॉइंट। आगे अगर हम बात करें बच्चे, देखो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि आगे देखो, एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। तो बच्चे एक विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब पर कितना 80 वोल्ट लिख रखा है, कितना वोल्ट लिख रखा है बच्चे, ये लिख रखा है 80 वोल्ट। किसका मान दे रखा है, ये दे रखा है बी का मान। और धारा कितनी है, 10 एम्पीयर की धारा है। कितनी एम्पीयर की धारा है, 10 एम्पीयर की। तो आई का मान कितना हो जाएगा बताओ हमारे पास, 10 एम्पीयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 एम्पीयर, सही है। 10 एम्पीयर धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर, बल्ब को 240 वोल्ट पर, 240 वोल्ट पर, तो बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने पर कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, यानी कि इसमें कितना प्रतिरोध जोड़ना होगा, जो कि कितने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, जिससे कि प्रतिरोध उतनी ही धारा ले, यानी कि हैवी धारा कितनी होगी बच्चे, हैवी कितनी होगी, 10 एम्पीयर की होगी, सही है। अब सवाल जो हम जानते हैं, ओम का नियम होता है, आर बराबर होता है बेटे B/I। क्या होता है, B/I। आर का मान निकालेंगे तो बेटे आर का मान आ जाएगा, बी का मान कितना है 80/10, यानी कि आर का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 8, 10 अट्ठे 80, कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा बच्चे। आर का मान जो कितना आ गया, 8 ओम आ गया। अब कह रहा है इस वाले श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को, अच्छा श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उनमें धारा का मान कैसा होता है, समान होता है। यानी कि सभी प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो सभी प्रतिरोध के विभवांतर अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी प्रतिरोध में धारा का मान कैसा होता है, समान होता है। तो बेटे 80 वोल्ट की बात करो या फिर हमारे पास 240 वोल्ट की बात करो, दोनों में धारा का मान कैसा होता है, समान होता है। अर्थात श्रेणी क्रम में जो धारा का मान कैसा होता है बच्चे, वो समान होता है। तो बच्चे ये कह रहा है कि इस वाले प्रतिरोध में कितनी ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो बेटा ये मैंने R' मान लिया, ये जोड़ दिया मैंने कि इस वाले प्रतिरोध में कितनी ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, जिससे कि उसका जो वोल्ट है वो कितने हो, 240 वोल्ट हो जाए। 240 वोल्ट, बेटे में क्या धारा कितने रखिए, 10 एम्पीयर, कितने रखिए 10 एम्पीयर।
तो बच्चे आर का मान जो कितना आ गया, आर का मान आ गया 8, जबकि आर डैश का मान हमें निकालना है। कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा सामने आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। आर डैश की अगर हम मान करेंगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 24 माइनस के 8, 24 में से 8 गए तो है आ जाएगा हमारे पास 16। तो कितना ओम का प्रतिरोध, कितने ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए जिससे कि धारा उतनी ही धारा ले, सही है। तो बेटा कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, तो वो जोड़ा जाएगा हमारे पास 16 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं बच्चे, किलोवाट घंटा को प्रभावित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जल के 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट और 2.2 किलोवाट अंकित है। यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा तथा प्राप्त विद्युत धारा का मान की गणना करनी है। अध्याय में दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपयोग बताइए। तो बच्चे सवाल आप ये वाला ऊपर वाला करो, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमेरिकल बेस है। देखो ये बात को मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि जिस अध्याय वाले सवाल में जो आपसे सवाल आता है सही तरीके से आप उसी सवाल को करो। उसमें भी आपको दोनों सवाल आते हैं, लेकिन एक न्यूमेरिकल बेस सवाल है। और आपको अगर न्यूमेरिकल बेस सवाल अगर आपसे आता है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप न्यूमेरिकल बेस सवाल करो। तो बच्चे मैं न्यूमेरिकल बेस सवाल करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। लैंग्वेज बेस वाले सवाल में थोड़ा, क्योंकि आपसे दोनों आते हैं, दोनों में से आप अगर आपसे न्यूमेरिकल बेस सवाल आता है तो आप न्यूमेरिकल बेस सवाल ही करो, ठीक है। अब आगे देखो जरा बच्चे, कह रहा है इन दोनों में से यार सवाल करेंगे, ठीक है। इसे छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे पूरे सवाल को। किलोवाट घंटे को प्रभावित कीजिए। किलोवाट घंटे को क्या करना है, मुझे परिभाषित करना है। तो बेटा किलोवाट घंटा क्या होता है, देखो किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा अर्थात 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलो ऊर्जा किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है, उसको किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा। दूसरा रिपीट कर रहा हूं मैं, 1 किलोवाट घंटा अथवा यूनिटों की संख्या वह ऊर्जा होती है जो 1 घंटे में किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में 1 किलो ऊर्जा खर्च होती है, उसे किलोवाट घंटा कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा। आगे बात करते हैं कि 1 किलोवाट घंटा और जूल, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो बेटे 1 किलोवाट घंटा बे जूल में संबंध है, लिख रहा हूं मैं, जूल में संबंध 1 किलोवाट घंटा बे जूल में संबंध। तो बच्चे यहां लिख रखा है ये 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखो 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो बच्चे यहाँ होते हैं 1000 वाट। कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। जबकि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक है। अब देखो हम करेंगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 36 कितने जीरो, टोटल जीरो हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, और है क्या आ जाएगा बच्चे वाट, और है क्या आ जाएगा सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर होता है बच्चे W/T। इसका मात्रक होता है वाट, सही है, और इसका होता है जूल, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर बटे में होता है सेकंड। इसकी वाट की गुणा करेंगे सेकंड से तो आ जाएगा वाट सेकंड। क्या आ जाएगा, वाट सेकंड बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा बच्चे जूल। क्या आ जाएगा, जूल। तो बेटा वाट सेकंड जो होता है, वाट सेकंड जो हो गया, देखो वाट सेकंड की अगर हम बात करें, वाट सेकंड जो हो गया, वाट सेकंड, तो वाट सेकंड किसके बराबर हो गया, वाट सेकंड बराबर हो गया जूल के। तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं 36, अच्छा पावर 5 बना लो, 10 की पावर कर लो, हम 5 कर लेंगे, 10 की पावर कितनी कर लेंगे, 5। वाट सेकंड क्या होता है बच्चे, वो जूल होता है। और अगर मैं इधर पॉइंट लेकर आऊँ तो बेटा 3.6 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 जूल। कितनी जूल हो जाएगी, 6 जूल। तो बेटा कह रहा है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटे में 3.6 10 की पावर 6 जूल होते हैं, ठीक है। आगे सवाल कह रहा है बच्चे, देखो कितने जूल के बराबर होता है, ये तो सवाल देखो। अगर है एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट तथा 2.2 किलोवाट अंकित है, तो एक विद्युत केतली पर, देखो सवाल नेक्स्ट आगे करते हैं। देखो विद्युत केतली पर किस पर बताइए, हमारे पास विद्युत केतली पर विद्युत केतली पर क्या लिखा हुआ है, तो विद्युत केतली पर जो लिखा हुआ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट किसका मान रखा है, बी का। और बच्चे 2.2 किलोवाट, अच्छा 2.2 किलोवाट 2.2 किलोवाट, सही है। ये किसका मान होता है बच्चे, ये पी का मान होता है। तो कह रहा है 3 घंटे में, कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो टी का मान कितना रखा है, टी का मान दे रखा है बेटा 3 घंटे, 3 घंटे में 3 घंटे के लिए कार्य करती है। तो प्रयुक्त ऊर्जा की गणना करनी है, किसकी गणना करनी है, प्रयुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। सवाल हेलो पकड़ो,
एक विद्युत केंद्र पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है। यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। तो हम जानते हैं बेटा फार्मूला होता है देखो, फार्मूला होता है बच्चे, वो होता है P बराबर होता है W/T। और P का मान कितना रखा है बेटे, P का मान रखा है 2.2 बराबर और T का मान कितना रखा है, T का मान रखा 3 घंटे। कितना रखा है, 3 घंटे। और मोटिफाई ऐसे लिखते हैं, देखो इस तरह के, देखो इसका मान रखा है 2.2, सही है, 2.2 किलोवाट 2.2 किलोवाट। आगत रखा बेटा ऊर्जा का मान हमें निकालना है, और हैद रखा बेटा 3 घंटे। कितना रखा है, 3 घंटे। इसकी गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा 2.2 गुणा 3 किलोवाट और है आ जाएगा घंटा बराबर W। अगर हम W को मानेंगे 2.2 गुणा मारेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.6 किलोवाट घंटा बराबर W। तो बेटा W का मान जो आ गया, W का मान आ गया 6.6 किलोवाट घंटा। तो क्या रहा है, प्रयुक्त ऊर्जा की गणना करनी है, साथ में प्रवाहित धारा का मान भी क्या करना है, हमें निकालना है। 2 किलोवाट घंटा, अगर आप वैसे तो ऊर्जा का मात्रा जो होता है बच्चे वो क्या होता है, जूल होता है, लेकिन हमें जो है यहाँ पे लिखा रखा वो क्या में कर रखा हमने, किलोवाट घंटे में कर रखा है। अगर मैं W का मान अगर जूल में निकालूं, W का मान जूल में निकालूं 6.6, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटे में होते हैं बच्चे 3.6 10 की पावर कितनी, 6 जूल। सही है। तो W का मान आ जाएगा बेटा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आ जाएगा 2.7573 ऐसी कुछ आ जाएगा। 10 की पावर कितने आ जाएगा हमारे पास, 4 जूल। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा W का मान 6.6 किलोवाट घंटे में आ गया। अगर आप W का मान 2.753 10 की पावर 4 तो क्या में आ गया, जूल में आ गया। किलोवाट को चेंज करोगे जूल में तो इसके मान में 3.6 10 की पावर 6 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। आगे बात करते हैं, देखो सवाल में आगे क्या रखा बच्चे, उसने सवाल में क्या रखा, देखो ये क्या रहा है, देखो प्रभावित विद्युत धारा की गणना भी करनी है। तो बेटा विद्युत धारा की गणना करोगे तो देखो, यानी कि I का मान भी तुम्हें क्या करना है, निकालना है, जबकि B का मान कितना रखा है, 220 वोल्ट। सही है, 220 वोल्ट। और जबकि बेटा P का मान जो दे रखा है, P का मान दे रखा है बच्चे 2.2 किलोवाट। अच्छा, किलो को हटाओ, खाली बाट में लेकर आओ, 2.2 तो गुणा मार दो 1000 से। किससे मार दो, 1000 से। काय में आ जाएगा बच्चे, ये बाट में आ जाएगा। पॉइंट हटेगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो P का मान आ जाएगा बच्चे 2200 वाट। हम जानते हैं फार्मूला होता है P बराबर होता है BI। क्या होता है, BI। तो P बराबर, अच्छा P का मान कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 2200, जबकि B का मान हमें दे रखा है 220, और गुणा में I का मान हमें क्या करना, निकालना है। ये बटे में आ जाएगा, तो 2200 बटे में 220 बराबर में क्या, I। 220 से काटेंगे, 220 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा बेटा 10 बराबर I। तो I का मान आ जाएगा कितना, 10 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। 1 किलोवाट घंटे की परिभाषा दीजिए, और 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं ये लिख दिया मैंने। एक विद्युत केंद्र पर 220 और 2.2 किलोवाट अंकित लिखा हुआ है। 3 घंटे में प्रयुक्त कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा की गणना करो, ऊर्जा कितनी आ गई, 2.75 10 की पावर 4, और फिर कह रहा बेटा धारा का मान कितना आ गया, 10 एम्पियर। अगले सवाल पर पहुंचते हैं। सवाल नंबर देखते हैं। अब उपखंड स्टार्ट हो गया B, ख। उपखंड स्टार्ट हो गया ख। पहला सवाल कह रहा है केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, केमिस्ट्री बता रहा है वो। पहला सवाल में निम्नलिखित के IUPAC नाम बताओ। निम्नलिखित के IUPAC नाम बताने हैं आपको। तो बेटा इसमें IUPAC नाम बताएंगे तो बेटा गिनती ऐसे कर लेंगे 1 2 3, हाँ 1 2 3, सही है। तो बेटा इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। देखो 3 क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, वो लगेगा हमारे पास पेंट। पेंट नहीं, पेंट 5 की लगता है। तो बच्चे 3 पर क्या लग रहा है, 3 पर लग रहा है क्लोरो, और 3 कार्बन तो इसके लगता है प्रोप। क्या लगता है, प्रोप। और नंबर 1 पर क्या है, इन। क्या है, इन। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपीन। 1 क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इसी बात करेंगे तो बच्चे 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, 1 2 3, 3 के लिए लगेगा हमारे पास पेंट को लगेगा, 3 के लिए लगेगा हमारे पास प्रोप। क्या लगेगा, प्रोप। और नंबर 1 पर क्या है, प्रोपेन कर दें डायरेक्टली, प्रोपेन। ओ भाई क्या हो रहा है, 3 हाइड्रोक्सी। और 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोपेन।
और नंबर 1 पर क्या है, ओइक एसिड, ओइक अम्ल, क्या है, ओइक अम्ल। ठीक है, इसके बाद करेंगे तो गिनती ऐसी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। 4 नंबर पर क्या रह गया, एथिल, तो यहाँ रह जाएगा बेटा 4 एथिल, क्या रह जाएगा देखो 4 एथिल। 7 कार्बन के लगेगा बताओ, हेप्टेन, हेप्टेन 7 कार्बन के लेकर लेगा हेप्टेन। इसके बाद करेंगे तो बनी है, और बन पे ब्रोमो है तो हम बोलेंगे इसको ब्रोमो क्लोरो, क्लोरो, ठीक है, ब्रोमो क्लोरो आइडो, ब्रोमो क्लोरो आइडो। और एक कार्बन के लिए क्या लगेगा बताओ हमारे पास, मेथेन, क्या लगेगा, मेथेन। आज बेसिक ये सेपरेट वीडियो बना रखी है हमने, जो आप उसको अगर लेक्चर को देख लोगे आप, कम से कम 2 लेक्चर दे रखे हैं IUPAC पर, बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एकदम से ही ये हम तो डायरेक्ट कराएंगे सवालों, क्योंकि यहाँ पे तो अभ्यास चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पूर्ण रूप से IUPAC नाम सीखना है तो बेटा आप हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगली बात करते हैं, देखो क्लोरीन, क्लोरीन को कैसे डिपेंड करते हैं बेटा, क्लोरीन को डिपेंड करते हैं Cl से। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना रखा है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करोगे आप, देखो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p5 3p5, या दूसरा लेवल ले लेंगे इसका। देखो तो बच्चे ये आ जाएगा, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, और भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 पहले कोष में, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, कितने इलेक्ट्रॉन है देखो ये 6 बेटा, यहाँ पे कितने हो गए 8, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक है, तो 2 और 8 10 और 2 7 17 हो गए। ठीक है, तो कह रहा है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दिया हमने। अवस्था सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संयोजकता बताओ। तो संयोजकता की अगर बात करें बच्चे, देखो संयोजकता की बात करें, अगर संयोजकता की, संयोजकता जो होती है क्लोरीन की वो हो जाएगी 1 3 7 1 3 5 7 1 3 5 7। तो बेटा संयोजकता कितनी होती है 7 होती है। अगर हम इसकी अवस्था सारणी में स्थिति की बात करें तो बेटा बाहरी वाली कोष पकड़ लो, ये वाली कोष हमने उठा ली, देखो इस कोष को पकड़ लें, यह है 3s2 और 3p5 भारी कोष। तो भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, भारी कोष में जो इलेक्ट्रॉन कितने बताओ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा 7th समूह होगा, 7th क्या होगा बताओ, 7th इसका समूह है क्लोरीन का, 7th समूह है। भारी कोष का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी में गया, तो बेटा पी ब्लॉक है, क्या है इसका, पी ब्लॉक है, करेक्ट है। और भारी कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। और बेटा पी ब्लॉक जो आता है अवस्था सारणी के अंदर वो डी ब्लॉक के बाद आता है, तो डी ब्लॉक में कितने समूह 10 होते हैं। तो इसके बाहरी कोष में जो जितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 7, उसमें 10 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 17 वर्ग। वर्ग कौन सा है 17 वर्ग है, ठीक है, वर्ग कौन सा 17 वर्ग है। आवर्त की अगर बात करेंगे, आवर्त की, तो जो आगे हैं ये सब क्या होते हैं, ये आवर्त होते हैं, ये आवर्त 1 है, ये आवर्त 2 है, ये आवर्त 3 है, तो आवर्त कौन सा होगा 3। तो क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें Cl की, तो Cl का समूह जो होगा वो 7th होगा, ब्लॉक जो होगा क्या होगा पी ब्लॉक होगा, वर्ग जो होगा वो 7th होगा 17 सॉरी, और आवर्त जो होगा आवर्त वो क्या होगा बताओ, आवर्त होगा 3। और इसका इस वाले वर्ग का जो नाम होगा वर्ग 17 समूह 7 का जो नाम जो होता है वो होता है बच्चे हेलोजन। क्या होता है हेलोजन। हेलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टेमनी और बिस्मथ। आगे देखते हैं बच्चे, देखो अगले सवाल पे देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए या फिर दे रखा अध्वा में। तो इसमें तो मैं ये आपसे ही कहूँगा कि ऊपर वाले समीकरण बहुत दीजिए, समीकरण को हल कर दो 1-2 मिनट में समीकरण हो जाएगी, जबकि ये इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। पहला ऑक्सीजन अभिक्रिया दिखानी है, सही है, फिर आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखनी है, फिर वर्जन लिखना है। तो बेटा इन दोनों में से ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, आपको डायरेक्ट इस वाला सवाल करो। देखो कैसे होता है, देखो कार्बन कितने रखे इधर 6, इधर कार्बन कितने रखे बच्चे, इधर रखे 6, इधर कार्बन कितना रखा है, एक तो बेटा है 6 से गुणा मार दो, ठीक। हाइड्रोजन कितने रखे 12, इधर हाइड्रोजन कितने रखे 2, तो है भी 6 से गुणा मार दो। तो बेटा कार्बन 6, इधर भी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, तो हाइड्रोजन भी कितने होंगे 12। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन है इधर 6 और 8, इधर कितने 6 दूनी 12 18, तो बेटा है 6 से गुणा मार दो, कितने गुणा मार दें 6 से। तो बेटा देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 6 12 हो गए, 12 और 6 18, इधर 6 दूनी 12 और 6 18 हो गया समीकरण संतुलित। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन कितने है 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, H कितने हैं 1, H कितने 2 होते हैं 2 से गुणा मार दो। Cl कितने 2 है, ठीक है, अब रेशन कंप्लीट हो गई। Ca 1 तो है भी Ca 1, कार्बन 1 कार्बन 1,
ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एक यहाँ पे 3 हो गए। H कितने 2, H2, Cl कितने 2, 2 ये भी बराबर हो गए। सोडियम नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन है 2 से गुणा मार दो। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ गुणा कितने से मार देंगे हम, 3 से गुणा मार देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो Mn 1 है तो Mn 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन तो इधर लिख भी नहीं रखा भाई, ऑक्सीजन O2 है लिख दें क्या, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन मान लें। ठीक है, Mn कितना है 1, तो Mn कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ भी कितने 2, H कितने हैं 2, यहाँ पे H कितना 1, यहाँ पे H कितने 2, तो बच्चे 2 से गुणा आप है मार दो। सही है, Cl भी कितने हो गए 2 हो गए, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसमें आप है आपने गुणा मारी 6 से, यहाँ गुणा मारी आपने 6 से, यहाँ गुणा मारी आपने 6 से, रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ पे आपने गुणा मारी 2 से, रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गई। यहाँ गुणा मारी 2 से, यहाँ गुणा मारी 3 से, रिएक्शन कंप्लीट है। और यहाँ गुणा मारनी सिर्फ 2 से, ये भी रिएक्शन भी क्या है कंप्लीट है। अगले से बात करेंगे। ठीक है, कह रहा है मेंडल के नियम का वर्णन कीजिए, मेंडल के नियम का वर्णन कीजिए और एक आवर्तबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। तो बच्चे मैंने इसकी टाइपिंग कर रखी है पहले से, इसको क्वेश्चन को मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहला 28वां सवाल क्या है, मेंडल के नियम का वर्णन कीजिए। तो बेटा मेंडल के नियम मैंने बना रखा है, देखो ये देखो प्रश्न नंबर 28 का उत्तर, प्रश्न नंबर 28 के उत्तर की बात करेंगे। देखो हम 28 के उत्तर की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 28 के उत्तर की। तो मेंडल का नियम, मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, तो पहला नियम क्या दे रखा बेटा, प्रावृत्तता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेशन। ठीक है, मेंडल ने क्या बताया कि इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में संतानों में जो लक्षण प्राप्त होते हैं उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, इसलिए इसे प्रावृत्तता का नियम कहते हैं। ठीक है, देखो एक फिर रिपीट कर रहे हैं, जब परस्पर विपरीत लक्षण यानी कि एक तो होगा कैपिटल T और एक होगा बेटा स्मॉल टी। सही है, ये शुद्ध बोनेपन होते हैं और ये शुद्ध क्या होता है, लंबापन होता है। जब परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में संतानों में जो लक्षण प्राप्त होते हैं उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, इसलिए इसे प्रावृत्तता का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए मेंडल ने जब शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बोने पौधे के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। देखो मैं करता हूँ, देखो इसको मैं बनाता हूँ। देखो इसको P1 पीढ़ी उसने क्या करा, P1 पीढ़ी लिए, P1 पीढ़ी में उसने माना कि शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे उनके बीच क्रॉस कराया। तो बेटा पहला बना लो यहाँ पे युग्म, यहाँ पे T कैपिटल T, यहाँ भी क्या रहेगा कैपिटल T, यहाँ पे स्मॉल t और यहाँ भी क्या है बताओ स्मॉल t। ठीक है, इसे बोलेंगे हम युग्मक, क्या बोलेंगे युग्मक। ठीक है, अब हम करा रहे हैं F1 पीढ़ी, क्या करा रहे हैं, यहाँ कराएंगे हम संकरण, क्या कराएंगे देखो संकरण का मतलब ये है, देखो हमने स्टेप संकलन कराएंगे, ये हम संकलन करा रहे हैं। ठीक है, क्या करा रहे हैं, ये संकलन चित्र बना लिया। देखो मैंने स्टेप से ये संकलन बना लिया। यहाँ पे T, तो यहाँ भी क्या होगा बताओ T, यहाँ पे स्मॉल t और यहाँ भी क्या है स्मॉल t, इसको बोलेंगे बेटा F1 पीढ़ी। ठीक है, कैपिटल T को स्मॉल t से कराएंगे तो बेटा T कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ भी इसका संकलन कराएंगे सारे T से तो कैपिटल T स्मॉल t, इसका संकलन कराएंगे सारे T से तो कैपिटल T स्मॉल t, इसका संकलन कराएंगे इस T से तो कैपिटल T और स्मॉल t। तो बेटा F1 पीढ़ी में कैसे प्राप्त होते हैं, सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। सही है, सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। देखो मेंडल बता रहा है कि मेंडल ने जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के साथ संकरण कराया तो प्रथम F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। साथ ही इन पीढ़ी के लंबे पौधे में स्वयंपरागण कराने पर दूसरा का स्वयंपरागण जो प्राप्त हुए हैं F1 पीढ़ी में, इसमें दूसरा को उन्हें संकरण करा दिया। यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे P2 पीढ़ी, चलो P2 पीढ़ी, इसको बोल दो P2 पीढ़ी, मार्क का चयन करते हैं P2 पीढ़ी। सही है, P2 पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं बच्चे तो P2 पीढ़ी में कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और बताइए स्मॉल t। ठीक है, ये ले लिया हमने। युग्म करेंगे तो T और यहाँ भी क्या रहेगा हमारे पास T, यहाँ भी युग्म करेंगे तो T और यहाँ भी क्या रहेगा बच्चे T। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास युग्मक, क्या है ये युग्मक। सही है, अब है कराएंगे हम संकरण, क्या कराएंगे हम संकरण कराएंगे तो इस टाइप से कर लो इसको और इधर इस टाइप से कर लो, ये संकरण का संकेत होता है। सही है, चित्र बनाएंगे तो ये चित्र बन कर आ जाएगा। और यहाँ अगर बात करेंगे हम, यहाँ
कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और बताइए यहाँ पर स्मॉल टी। इसमें संकलन कराएंगे तो कैपिटल टी बनेगा, इसमें कराएंगे तो इस कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें कराएंगे संकलन तो स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसमें कराएंगे तो इसमें नहीं, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुई, इसमें कराएंगे तो टी स्मॉल टी, जब इसमें संकलन कराएंगे तो टी स्मॉल टी। तो बेटा इसकी अगर हम बात करें, देखो इसकी अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो इसमें जो है देखो शुद्ध बोना पौधा कितना है, शुद्ध बोना शुद्ध लंबा कितना है, शुद्ध लंबा है अनुपात 2 संकर है, 2 संकर अनुपात शुद्ध बोना। तो शुद्ध लंबे पौधा कितना है, वो 1 है। और शुद्ध 2 संकर कैसे, 2 संकर कितने बच्चे, संकर जो है वो 2 हैं, संकर कितने हैं 2, और शुद्ध बोने कितने हैं 1, शुद्ध बोना कितना है देखो 1, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में, अच्छा ये वाली जो पीढ़ी ये P2 पीढ़ी में अगर हमने संकलन कराया तो इस पीढ़ी का जो नाम रखा वो है हमारे पास F2 पीढ़ी। क्या नाम है बताओ, F2 पीढ़ी। तो बेटे देखो F2 पीढ़ी में क्या चीज़ प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी में जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधे के बीच संकलन कराया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। साथ ही F2 पीढ़ी में अगर F2 पीढ़ी बनानी है तो F1 पीढ़ी के दो कंडीशन ले लेंगे हमने, एक ले लिया स्मॉल टी, एक ले लिया हमने कैपिटल टी, ठीक है। इनमें संकलन कराया तो देखो F2 पीढ़ी में जो बना, F2 पीढ़ी में एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना और 2 कैसे हुए संकर प्राप्त हुए। तो बेटा ये जीन प्रारूपी अनुपात है, क्या बताओ, जीन प्रारूपी अनुपात है, ये जीन प्रारूपी अनुपात है। जबकि लक्षण की अगर हम बात करेंगे, लक्षण अनुपात की बात करेंगे, लक्षण अनुपात की अगर हम बात करेंगे तो बेटा इसमें 3 तो थे लंबे, 3 क्या थे बताओ, 3 थे लंबे, 3 पौधे क्या थे बताओ हमारे पास लंबे, जबकि 1 क्या था बोना। तो दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी की अगर बात करें तो F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी की बात करेंगे तो उसमें 1:2:1 था, जबकि लक्षण प्रारूपी अनुपात की बात करेंगे तो वह 3:1 था, ठीक है। तो देखो मेंडल बता रहा है, मेंडल ने बताया कि देखो मेंडल ने जब शुद्ध लंबे पौधे टीटी तथा शुद्ध बोने पौधे स्मॉल टी के साथ संकलन कराया तो F1 पीढ़ी में, तो प्रथम पीढ़ी में सदैव लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, प्रथम पीढ़ी में सदैव लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, इसको हमने क्या बोला, इसको F1 पीढ़ी बोला, किसका क्या बोला, F1 पीढ़ी, ठीक है। साथ ही इन पीढ़ी के जो ये पीढ़ी बन गई है, साथ ही इन पीढ़ी के लंबे पौधे में स्वपरागण यानी दूसरा का परागण कराने पर उत्पन्न बीज को पुनः बोया गया, इन्हें दूसरा का बोया गया, तो द्वितीय पीढ़ी F2 में सब लंबे व बोने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। तो इसमें लंबे भी हैं पौधे, इसमें बोने पौधे भी हैं, ठीक है। तो बच्चे इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडल का प्रायोगिकता का नियम। इसमें पूछता है कि F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी से प्राप्त जो F2 पीढ़ी बनी है उसमें लक्षण अनुपात क्या था, तो लक्षण अनुपात था 3:1, लेकिन जीन प्रारूपी अनुपात कितना था, तो बच्चे वो था 1:2:1, ठीक है। और पृथक्करण के नियम की अगर बात करेंगे, युग्मन के पृथक्करण के नियम की बात करेंगे तो उसमें था 9:3:1, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, देखो मेंडल के नियम की बात हो गई, इस पर तो हमने डिस्कस कर लिया है इस सवाल पे। अब बात करते हैं हम, एक आवर्तबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन का वितरण कीजिए। होने वाले परिवर्तन क्या करना है, हम बताओ, वितरण करना है, ठीक है बच्चे। देखो सवाल कह रहा है कि एक आवर्तबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। इसकी मैंने पीडीएफ बना रखी है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये आगे देखो प्रश्न नंबर 29 का उत्तर, ठीक है। तो ये एक आवर्तबीजी पौधा है। आवर्तबीजी पौधे में ये पता किसका चित्र है, ये गुड़हल का चित्र है। गुड़हल का चित्र की हमने बात करें, गुड़हल का क्या है, ये गुड़हल का पुष्प है, ठीक है। तो इसमें जब निषेचन हो जाता है, यानी कि जब अंडाशय से, जब निषेचन में क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र से वर्तिका पराकण और वर्तिका आपस में मिल जाते हैं तो उस जगह निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया, जब निषेचन प्रक्रिया हो जाती है तो फिर पुष्प में कौन से परिवर्तन होते हैं, निषेचन के पश्चात पुष्प में कौन से परिवर्तन होते हैं। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा एक आवर्तबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात कौन से परिवर्तन होते हैं, बेटा सारे परिवर्तन हमने ये लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये लिख रखा बेटा, नर तथा मादा युग्मक के केंद्रों का मिलन, नर तथा मादा युग्मक के केंद्रों का मिलन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ये क्या रहे हैं बताओ, ये क्या बताओ, ये सब पराकण है बेटा, ये सब क्या है, पराकण है। पराकण किससे पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका तक होते हुए बीजाणु के कहाँ पहुंचेंगे, होता है बीजाणु पहुंचेंगे। यहाँ पे एक नए पुष्प की बात करेंगे। जब इस पराकणों का और इस प्रतिमुखी कोशिका का मिलन हो जाएगा और यहाँ से एक नया पुष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा तो बेटा पूर्ण निषेचन हो गया। अब जब निषेचन होगा तो उसमें क्या परिवर्तन होंगे, देखो। तो बच्चे निषेचन क्या है, देखो
निषेचन की बात करेंगे बेटा, निषेचन क्या है, तो निषेचन की बात करेंगे हम, तो निषेचन क्या है, नर तथा मादा युग्मक के केंद्र का मिलन ही निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन, जो बाह्य दल होगा, बाह्य दल जो है, बाह्य दल प्राय मुरझा कर गिर जाते हैं, परंतु कई पौधों में फलों के साथ लगे रहते हैं, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्चें आदि। जब निषेचन हो जाएगा, जब निषेचन हो या पूर्ण रूप से पुष्प का, जब नया पुष्प बनकर आएगा, तो जो पूर्व पुष्प उसकी क्या प्रक्रिया होगी, तो बेटा निषेचन के पश्चात जो घटना होंगी, पहला घटना क्या होगी, देखो बाह्य दल मुरझा गिर जाएगा। लेकिन कुछ में बाह्य दल जो होते हैं पादपों के साथ लगे रहते हैं, जैसे टमाटर, मिर्चें और बैगन में आदि में, सही है। इसमें अब देखो दूसरा दल की अगर बात करेंगे, ये दल होता है बाहर जो कि पूरे पुष्प को रोका रहता है। दल की अगर बात करेंगे पूरे पुष्प को रोका रहता है। दल क्या होता है, दल ही बेटा दल क्या होता है, दल भी मुरझा के क्या होता है बताओ, गिर जाता है। पुंकेसर की बात करेंगे, पुंकेसर पुष्प का नर वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, नर भाग वाला भाग होता है, जिसको पुमंग बोलते हैं। पुंकेसर भी क्या होगा, पुंकेसर भी झड़ जाते हैं। वर्तिकाग्र की अगर हम बात करें, वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र क्या होती है, सूख जाती है, सही है। और वर्तिकाग्र और वर्तिका अगर हम बात करें, ये वर्तिका, तो वर्तिका भी क्या होती है, ये भी मुरझा जाती है। अंडाशय की बात करेंगे, अंडाशय का जो अंडाशय निर्माण होता है बेटे, अंडाशय से निर्माण होता है वो होता है फल का। किसका निर्माण होता है, अंडाशय से निर्माण होता है फल का, जबकि बीजांड से निर्माण होता है बीज का। किसका होता है, बीज का। तो बेटा अंडाशय भी निषेचन के पश्चात अंडाशय भी क्या होते हैं, अंडाशय काय में चेंज होते हैं, अंडाशय चेंज हो जाते हैं बेटा फल में, जबकि बीजाणु काय में चेंज हो जाते हैं, वो होते हैं बीज में, ठीक है। अंडकोशिका की अगर हम बात करें, अंडकोशिका यहाँ, अंडकोशिका देखो यहाँ पे क्या है, ये अंडकोशिका की अगर बात करेंगे तो अंडकोशिका काय में चेंज हो जाती है, वो होती है भ्रूण बनाती है। सहायक कोशिका है, ये लिख रखी है बेटा, ये सहायक कोशिका है। ये देखो ये क्या है, ये सब सहायक कोशिका है, जबकि क्या है, ये प्रतिमुखी कोशिका है। जब निषेचन हो जाएगा इस पुष्प के अंदर, जब अंडाशय और क्या बोलते हैं, जब इसके अंडाशय और परागकण का मिलन हो जाएगा, तो बेटा प्रतिमुखी कोशिका और सहायक कोशिका क्या हो जाएगी, हमारे पास नष्ट हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आता भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये मानव 30वां क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को, अच्छा पीछे सवाल देखते हैं। एक अवर्धबीजी पौधे में तो हो गया क्वेश्चन, अब पहुंचते हैं 30 वाले क्वेश्चन पर। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर के बारे में बताओ, यानी कि 5 प्रकार के जो आर होते हैं वो क्या हैं, 5 प्रकार के आर क्या हैं। देखो इसकी मैंने पीडीएफ बना रखी है, तो बेटा 5 प्रकार के आर ये आए। देखो प्रश्न नंबर 30 का उत्तर, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर, 5 प्रकार के आर। तो बेटा आर जो है वो 5 प्रकार के कौन कौन से, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये 5 प्रकार के आर है। पहला है रिड्यूस, और बेटा दूसरा जो आर है वो है हमारे पास रिसर्किल। तीसरा जो आर है वो है हमारे पास रीयूज, और चौथा जो आर है वो यहाँ पर रिफ्यूज। 5वां आर जो है वो यहाँ पर रिप्रियोपोस, ठीक है। ये 5 प्रकार के आर हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर कौन से होते हैं बेटा, 5 प्रकार के आर ये हैं, ठीक है। पर्यावरण चैप्टर से है, ठीक है। तो पहला आर क्या है, देखो पहला आर की बात करेंगे तो बेटा कम उपयोग करना। ऐसी वस्तु में जो कि यूज करने के बाद हमें कम उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपनी जरूरत के अनुसार ही अगर हम वस्तु को यूज करें, तो बेटा हमारा पर्यावरण से क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो पहला आर क्या है, देखो पहला रिड्यूस वाला आर क्या है, रिड्यूस का मतलब हो गया बेटा कम उपयोग करना है। इससे तात्पर्य यह है कि कम से कम, देखो यहाँ लिख रखा है, इससे तात्पर्य यह है कि कम से कम वस्तु का उपयोग करें, जैसे कि आवश्यकता न होने पर पंखा या बल्ब को स्विच बंद करके विद्युत को बचाना, यानी कि कम से कम चीज़ों का उपयोग करें। अगर जरूरत नहीं है आपको पंखे चलाने की या विद्युत बल्ब चलाने की, तो बेटा उसको बंद कर दो, इससे पर्यावरण का नुकसान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। भोजन को बेकार ना करना, यानी कि भोजन को जो आवश्यकता इतना खा लो, बाकी बेकार मत करो उसको। फिर लिख रखा है जल को व्यर्थ नहीं बहाना आदि, और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो बेटा आप अगर ये प्रक्रिया करेंगे, भोजन को बचाकर रखेंगे या ज़्यादा जल को व्यर्थ ना करेंगे, तो ये पर्यावरण को इससे हेल्प मिलेगी, जिससे कि पर्यावरण को बचाने के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। दूसरी बात करेंगे तो बेटा पुनर्चक्रण, क्या बोलेंगे, पुनर्चक्रण, जिसको बोलेंगे रिसाइकिल। इसके द्वारा प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु आदि पदार्थों का पुनर्चक्रण करके उसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक या कागज उसको बार बार प्रयोग करोगे तो आप नया
नया पदार्थ का उपयोग करोगे तो बेटा आपको बार बार लेना पड़ेगा उसको, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो आपको यही होना चाहिए कि आप पुरानी चीज़ों पे क्या क्या करना, लागू रहें, जिससे कि पर्यावरण बच सकता है इससे। पाँचवें पॉइंट की अगर तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे बच्चे, पुनः उपयोग करना, रीयूज, पुनः उपयोग करना, यह पुनः चक्रण से बेहतर साधन है। यह पुनः चक्रण से, यह पुनः जो चक्रण है उससे भी बेहतर साधन है, क्योंकि इसमें ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती है, जैसे कि कांच, प्लास्टिक, डिब्बे की बोतल आदि का बार बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यह भी एक पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छा उपयोग है। अस्वीकार करना, रिफ्यूज़, जिन चीज़ों का हमें जरूरत नहीं है हम उन्हें लेने से इनकार करना। सही है, जिन चीज़ों की हमें जरूरत नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना, जैसे हमारे परिवार और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का थैला, प्लास्टिक की थैली या थैला, उसका जब जरूरत नहीं है तो उसे हम क्यों लें, और जब हम नहीं लेंगे तो फैक्ट्री भी नहीं बनाएगी, अगर फैक्ट्री नहीं बनाएगी तो उसको पर्यावरण उससे बच सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, पुनः प्रयोजन, रिप्यूरोसिस, यदि किसी वस्तु किसी एक उपयोग के लिए बनी है तो यदि कोई वस्तु किसी एक उपयोग के लिए बनी है तो इसको अन्य उपयोग के लिए कार्य करना पूर्ण प्रयोजन में आता है। जैसे टूटी फूटी चीनी मिट्टी के बर्तन, टूटी फूटी चीनी के मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अब टूटी फूटी चीनी के मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसको फूट गया वो, उसके बाद हमने उसको उसमें लगा दिया गमला, तो बेटा भाई रिफ्यूज़ कर दो उसको, वापस से नष्ट कर दो उसको, जिससे कि पर्यावरण क्या होता था, बच सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 क्वेश्चन हो गए बेटा, अब हम क्वेश्चन पहुँचेंगे 31 में, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम। देखो ठीक है, ये 5 प्रकार के हमने पढ़ा दिए हैं और आपको। अब बेटा आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। मानव, ये क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया। मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए अथवा पुष्पीय पादों में लिंग जनन का वर्णन कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन सही हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इस पर क्वेश्चन बना रखा है आपको, जो मैं समझाऊंगा वो समझाऊंगा मानव के नर प्रजनन तंत्र के बारे में। इसकी PDF बना रखी है हमने। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर, अगर हम बात करेंगे बेटा, ये प्रश्न नंबर 31 में का उत्तर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 में उत्तर की बात करेंगे तो बोर्ड पर जो लिख रखा है वो लिख रखा है, मानव जननतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नर जननतंत्र और एक होता है मादा जननतंत्र। ठीक है, तो हम आपको जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं आपको नर जननतंत्र। तो नर जननतंत्र का सचित्र वर्णन करना है और सभी भावों के उसके क्या बताने, हमें नाम बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नर जननतंत्र की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे जो ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है, देखो मार्क का चयन करते हैं इधर, ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है बेटा, ये वृषण होगा। क्या होगा बताओ, ये वृषण होगा। वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है, वृषण के अंदर निर्माण होता है बेटा, किसका होता है, वृषण का अंदर जो निर्माण होता है वो होता है, देखो ये वृषण है और ये वृषण का अंदर निर्माण जो होगा वो होता है शुक्राणुओं का। किसका होता है, शुक्राणुओं का, ये शुक्राणु है। ठीक है, तो वृषण में जीव का ये पूरी प्रक्रिया क्या बताओ, ये वृषण है और इसमें वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है, इसमें निर्माण होता है बेटा शुक्राणु का। इसके चारों तरफ जो झिल्ली है, ये झिल्ली है, इस झिल्ली को क्या बोलेंगे, ये बेटा हमारे पास वृषण कोश है। क्या है ये, वृषण कोश, जो कि वृषण के बाहर होती है। ठीक है, यहाँ से वृषण जाएगा तो इसमें वृषण कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा बेटा ये पहुंचेगा अधर वृषण में। देखो ये बेटा, ये वाला जो भाग है ये हमारे पास वृषण कोश है, ये क्या है, ये शुक्राणु है और यहाँ से शुक्राणु निकलता हुआ कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा बेटा अधिवृषण में। किससे पहुंचेगा, अधिवृषण में। अधिवृषण से होते हुए शुक्राणु कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा, शुक्राणु पहुंचेगा शुक्रवाहिनी में। किसमें पहुंचेगा, शुक्रवाहिनी, जिसको शुक्रवाहक बोला गया है। शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ पहुंचेगा शुक्राणु, वो पहुंचेगा बेटा शुक्राशय में। किसमें पहुंचेगा, शुक्राशय में। शुक्राशय से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, मूत्रमार्ग से कहाँ जाएगा बताओ, बाहर हो जाएगा। किसके लिए, निषेचन प्रक्रिया के लिए। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया के लिए। अब देखो अगली बात करेंगे, देखो अब डायरेक्ट देखो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मानव जनतंत्र में नर की बात कर रहे हैं, नर में सबसे पहला भाग कौन सा होता है, वो होता है वृषण। कौन सा होता है, वृषण। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होते हैं, मनुष्य में कितने होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, जो कि उदर गुहा के बाहर शीशम के दोनों तरफ क्या होते हैं, लटके रहते हैं। सही है, एक जोड़ी वृषण होते हैं और उदर गुहा के बाहर दोनों तरफ क्या होते हैं बताओ, लटके रहते हैं। कौन, वृषण। और वृषण के चारों तरफ जो होती है थैली, उसको क्या बोले हैं, वृषण कोश बोलते हैं। ठीक है, अब देखो वृषण कोश होते हैं, वृषण कोश थैलीनुमा। अच्छा वृषण कोश क्या होगा, तो वृषण कोश जो होता है वो थैलीनुमा संरचना होती है। ये जो होगी वृषण कोश, ये जो होती है वृषण कोश, ये थैलीनुमा क्या होती है बताओ, ये जो होती है पूरी, ये होती है थैलीनुमा संरचना। क्या होती है, ये थैलीनुमा संरचना। ठीक है, आगे देखो थैलीनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना। तापमान की बात कर रहे हैं तो बेटा वृषण का जो इसका तापमान होता है वो होता है 3 से, टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। अधिवृषण का निर्माण होता है, यानी कि वृषण कोश से, वृषण कोश जो है वृषण कोश, ये वृषण की भी हेल्प, वृषण जो होता है उसकी भी, उसके चारों तरफ झिल्ली होती है, उसकी भी हेल्प करता है। और साथ में ये किसका निर्माण करती है, ये निर्माण करती है बेटा अधिवृषण का। किसका निर्माण करती है, ये करती है अधिवृषण का। किसका निर्माण करती है, अधिवृषण का। सही है।
और अधिवृषण का निर्माण करती है। वृषण से नर, अच्छा वृषण से क्या होगा, वृषण से जो बनेगा बेटा वो बनेगा हमारे पास शुक्राणु। क्या बनेगा, शुक्राणु। तो बेटा वृषण से नर हार्मोन, शुक्राणु के साथ वृषण से क्या बनेगा, वृषण से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, जो फीलिंग के लिए क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो ये क्या बताओ, अधिवृषण। अधिवृषण जो होता है, अधिवृषण, वृषण के बाहर वृषण कोष होता है, वृषण कोष के बाद क्या होता है, अधिवृषण होता है। क्या होता है, अधिवृषण। फिर आ गया शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी बात करेंगे तो अधिवृषण से होते हुए शुक्राणु शुक्रवाहिनी में जाता है। किसमें जाता है, शुक्रवाहिनी। इसको क्या बोला गया, शुक्रवाहक बोला गया। क्या बोला गया, देखो शुक्रवाहक। शुक्रवाहक से होते हुए शुक्राणु, शुक्रवाहक से होते हुए शुक्राणु कहाँ पहुंचेगा, शुक्राणु पहुंचेगा बेटा किसमें पहुंचेगा, शुक्राशय में। किसमें पहुंचेगा, शुक्राशय। तो शुक्राशय में शुक्राणु जब आता है तो वहां पे एक सफेद रंग का वीर्य बनता है, जिससे शुक्राणु से पोषण लेता है। हो पे ही 2 से 3 हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रोस्टोन हार्मोन्स, कॉपरोड हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जिससे कि शुक्राणु शुक्राशय में आकर ही चिपचिपा बन जाता है। चिपचिपा के साथ साथ उसमें पोषण भी तो मिलता है, कहाँ मिलता है, शुक्राणु को पोषण कहाँ मिलता है, शुक्राशय मिलता है। ठीक है, और बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। ठीक है, फिर हेड बन गया हमारे पास मूत्र मार्ग। क्या बन गया, मूत्र मार्ग। तो बेटा ये क्या है, ये मूत्र नलिका है। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये मूत्र नलिका है। ये देखो ये क्या है, ये मूत्र नलिका है। और जबकि ये क्या है, ये हमारे पास मूत्र मार्ग। ये क्या है, मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग है। ठीक है, मूत्र मार्ग की बात करेंगे। ठीक है, फिर बात आ गई हमारे पास सीसन। सीसन, ये जो पूरा भाग हो गया, ये वाला जो पूरा भाग है जो कि लटका रहता है बाहर के साइड में, इसको क्या बोलेंगे हम, सीसन बोलेंगे। सीसन जो होता है मनुष्य का सबसे बाह्य अंग होता है, जो कि मैथुन प्रक्रिया में हेल्प होता है। शुक्राणुओं को योनि के अंदर छोड़ने के लिए भी हेल्पफुल होता है, अर्थात शुक्राणु को गर्भाशय में छोड़ने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, मूत्र मार्ग के द्वारा शुक्राणु योनि के अंदर मैथुन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, गर्भाशय में जाते हैं। तो सीसम क्या होता है, सीसम पुरुष का बाह्य अंग होता है, जो कि वृषण के दोनों साइड आगे की ओर क्या होता है, लटका रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। देखो सहायक ग्रंथि की अगर हम बात करें, सहायक ग्रंथि की बात करेंगे तो बेटा मनुष्य में सहायक ग्रंथि की बात करेंगे तो बेटा एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कि शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। क्या कैसे कार्य करती है, पोषण देने का कार्य करती है। दूसरी ग्रंथि होती है वो होती है पेरिनियल ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि क्या होती है, कॉपरेट ग्रंथि। वीर्य का निर्माण भी किसमें, अच्छा ये प्रोस्टेट ग्रंथि किसका, और ये कॉपरेट ग्रंथि जो होती है, पेरिनियल ग्रंथि किसका निर्माण करती है, ये वीर्य का निर्माण करती है पूर्ण रूप से। शुक्राणु को पोषण भी देती है, ये क्या करती है, शुक्राणु को पोषण भी देती है। और शुक्राणु को जीवित रखने में क्या करती है, हेल्प कौन सी करती है, कौन सी ग्रंथि है, ये सहायक ग्रंथि। जो 3 ग्रंथि हैं हमारे पास, तीनों ग्रंथि क्या करती हैं, शुक्राणु का निर्माण भी करती हैं, शुक्राणु को पोषण भी देती हैं, और शुक्राणु को जीवित रखने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो बच्चे ये तीनों आपके पूरे 31 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ये 31वें क्वेश्चन आपका हो गया है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपको लगातार मेहनत करते रहे। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहो और अपना पढ़ाई करते रहो इसी लेवल पर। ठीक है।